وہ शावर लेकर बाहर निकला तो हरम ट्रे में चाय के साथ फ्रेंच फ्राइज पकौड़ों से बड़ी प्लेट लिए कमरे में दाखिल हुई। जैसे ही इसकी नज़र सामने बहराम पर पड़ी तो हाथ में पकड़ी हुई ट्रे लरजने लगी। उसके चेहरे का रंग शर्मिंदगी से सुर्ख होने लगा क्योंकि वो बिना शर्ट के सिर्फ ट्राउज़र में मौजूद खुद पर बॉडी स्प्रे करता हुआ हरम को देख रहा था। तुम्हें क्या हुआ है? बहराम उसके हाथों की लड़जाहट और चेहरे का रंग देख कर हरम से पूछने लगा। वो आप शर्ट के बगैर खड़े हैं ना बेशर्म इंसान, हरम ने इसे दिल में बोला और साथ ही बहराम को इसकी हालत का एहसास भी दिलाया। तो शर्मिंदा तो मुझे होना चाहिए, तुम्हें क्या हो रहा है? एक मरतबा फिर वो सीरियस होकर हरम से पूछने लगा। हरम ने मुंह से तो कुछ नहीं बोला। असल में इसको अकड़ू और बदतमीज़ की किताब से नवाजी हुई कमरे में मौजूद छोटी सी शीशे की टेबल गोल टेबल पर ट्रे रखने लगी। फरमान तो चेक करो मैडम का बहराम भी दिल ही दिल में बोलता हुआ शर्ट पहन कर बटन बंद करता हुआ इसके बारे में सोचने लगा। और अभी किसी चीज़ की ज़रूरत महसूस हो रही है तो बता दें। थोड़ी देर पहले बीवी और काम के ताने को याद करती है। बहराम को देखती हुई इससे पूछने लगी और साथ ही इसके शर्ट पहनने पर शुक्र भी अदा करने लगी। पर अगर बहराम इसकी बात सुनकर बुरी तरह चौंका। बरसाती रात जो कि रोमांटिक समा पेश कर रही थी, 3 दिन हुए उसकी बीवी उससे ज़रूरत पूछ रही है। या तो वो डेढ़ होशियार थी या फिर बिल्कुल ही बेवकूफ़। बहराम चलता हुआ हरम के पास आकर ठहरा और उसका चेहरा देखता हुआ बोला, मेरी ज़रूरतों के लिए तुम्हें हल्कान होने की ज़रूरत नहीं। तुम मुझे सिर्फ अपनी ज़रूरतों का बताओ। अपनी खुद की ज़रूरत मैं जब चाहे जिस वक्त चाहे पूरी कर सकता हूँ। इसके लिए मुझे तुम्हारी इजाज़त की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो गहरी नज़रों से हरम का चेहरा देखता हुआ उसको बहुत कुछ जता चुका था, लेकिन हरम के सर से तो सब कुछ गुजर गया। भूख लगी और खाने की तलब हो तो बता दीजिएगा, मैं दूसरे रूम में हूँ। हरम इसकी अजीब सी बात का जवाब दिए बगैर कमरे से चली गई। भूख और तलब जैसे अल्फाज सुनकर बहराम से सर हिलाता हुआ ट्रे में से चाय का कप उठाकर पीने लगा। बारिश को रुके हुए 2 घंटे गुजर चुके थे। वो तब से दूसरे कमरे में मौजूद थी। अपने मोबाइल पर जिया की कॉल देखकर खुश हो गई। क्या आपको मेरी आवाज़ नहीं आ रही? हरम जिया से पूछती हुई बालकनी में चली गई। शायद यहाँ सिग्नल्स का इशू था। प्रॉब्लम है तो रुके लैपटॉप से कनेक्ट हो जाती हूँ मैं कनेक्ट हो जाती हूँ मैं मोबाइल को कान पर लगाए हरम बेडरूम में आई तो सामने लैपटॉप बेड पर मौजूद पहले से ही ऑन था, मगर कमरे में मौजूद बहराम मौजूद नहीं था। लैपटॉप की स्क्रीन को सामने करते हुए वो पहले से ओपन फोल्डर और फाइल को क्लोज करने लगी। ऐसे ही बेडरूम में बहराम आया। उसे अपने लैपटॉप के सामने बैठा देख कर बहराम के कदम वहीं टिक गए। क्या कर रही हो तुम? बहराम पेशानी पर बल डालता हुआ हरम के पास आता हुआ इससे पूछने लगा। आपकी कॉल आई थी मुझसे बात करने के लिए, हरम ने बोलना चाहा। वैसे ही बहराम ने लैपटॉप की स्क्रीन का रुख अपनी तरफ किया और हरम की बात काटा। 1 सेकंड के लिए खामोश हुए। वो तो मैंने क्लोज कर दी। दरअसल मोबाइल पर आप ही की आवाज़ क्लियर नहीं आ रही थी तो बहराम को बताने लगी, जिस पर बहराम का दिमाग भी वक्त से उड़ गया। क्या क्लोज कर दी तुमने वो फाइल? बहराम ने हैरत और गुस्से में मिले जुले तसरात से हरम को देखकर पूछा तो हरम डर गई। फाइल क्लोज करने से पहले क्या तुमने इसका सारा डाटा सेव किया था? जिस तरह वो कीबोर्ड पर तेज से उंगलियां चलाता हुआ हरम से पूछ रहा था, हरम को लगा वो इसका काम बेकार चुकी है। बहराम के सवाल पर हरम ने अफसोस करते हुए नफी में सर हिलाया तो बहराम अपना दोनों हाथ अपने सर पकड़ के रह गया। सॉरी, आई थिंक मुझसे कुछ गलत हो गया। हरम डरती हुई बहराम से बोली तो बहराम गुस्से में सुर्ख आंखों से उसे देखने लगा। कुछ गलत हो गया? तुमने मेरी 2 घंटे की मेहनत 1 सेकंड में ज़ाया कर डाली। बेवकूफ़ लड़की, दिल से चाहता है कि मैं तुम्हें। बहराम ने गुस्से में जब्त करते हुए जैसे अपनी मुट्ठियों को बंद किया तो हरम सहम गई। आप मुझ पर इस तरह गुस्सा नहीं कर सकते। अब मैं आपकी बीवी हूँ, बेशक ज़बरदस्ती की सही है। हरम बहराम को गुस्से में देखकर डरते हुए वही बात दोहराई। बीवी माइक पर हाथ क्यों लगाया तुमने मेरे लैपटॉप को? पहले तुमने बीवी बेवकूफ़ी का मुजाहरा करते मुझे घर बुला लिया और अब तुम मेरी सारी मैंने ज़ाया कर डाली। बहराम गुस्से में तेज़ आवाज़ में बोला तो हरम को रोना आने लगा, जिसे देखकर बहराम मज़ीद गुस्सा हुआ। रोना बंद करो और जाओ यहाँ से, फ़ौरन जाकर टेरेस में खड़ी हो जाओ और जब तक मैं दोबारा ये काम स्टार्ट करके इसे वाइंड अप ना कर डालूँ अगर अपनी जगह से टिक तो मैं टेरेस में आकर तुम्हारी टांगें तोड़ डालूँगा। बहराम इसे भालू से पहले टेरेस में ले आया था। शदीद ठंडी हवा और ऊपर से बारिश भी दोबारा शुरू हो चुकी थी। हरम को रोना आने लगा। आई एम सॉरी, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया था। हरम ने शर्मिंदा लहजे में दोबारा बोलना चाहा था। शट अप, खामोशी से यहीं खड़ी रहो। अगर तुम यहाँ से ज़रा सा भी हिली मैं तुम्हें उठाकर इस 5वें फ्लोर से नीचे फेंक दूंगा। बहराम उसको धमकी देता हुआ टेरेस का दरवाज़ा बंद करके जा चुका था, जबकि हरम ने सर्दी की वजह से थर थर कांपना शुरू कर दिया। इस लड़की की बचकाना हरकत का सोचते हुए शरीर गुस्सा आ रहा था। पहले तो उसने उसे घर बुला लिया था जिसकी वजह से वो अपने हिसाब से मिल भी नहीं पाया था। अगले 1 हफ्ते तक मिस्टर साहब के शेड्यूल के मुताबिक वो बिजी थी और अब थोड़ी देर पहले वो घंटे लगाकर इसने जो भी डाटा कलेक्ट किया था इस सारी इंफॉर्मेशन में को सेव किए बगैर वो लड़की क्लोज करके उड़ा चुकी थी।
गुस्से में सोचते हुए बहराम को इस आदमी का मैसेज भी याद आया जो अजनबी नंबर से किया गया था। वो जानता था ये मैसेज यकूब नियाज़ी के ने अपने किसी आदमी से करवाया होगा ताकि वो बहराम को डरा धमकाकर किसी भी तरह बॉबी के बारे में मालूम कर सके। जोरदार आवाज़ में बाधा करने से इसकी सोचों का सिलसिला टूटा। तेज़ बारिश स्टार्ट हो चुकी थी। उसका ज़हन टेरेस में खड़ी हिरन की तरफ गया, मगर अगले ही पल उसने सर झुका। वो लड़की मुस्तैद थी इसकी कि उसको उससे सज़ा मिले ताकि अगली बार वो उसके सामने गलती ना करे। बहराम के मोबाइल की स्क्रीन पर जिया की कॉल आने लगी। अब बहराम अपना बाकी का गुस्सा जिया को बातें सुनाकर उस पर निकालने का इरादा रखता था, इसलिए इसने जिया की कॉल रिसीव कर ली। लैपटॉप अपना सारा काम मुकम्मल करते हुए इसे एहसास नहीं हुआ कब इसकी आंख लग गई थी। जब बहराम की आंख खुली तो इस वक्त खिड़की से बाहर मिल्क जैसा अंधेरा था। मोबाइल पर टाइम देखा तो मालूम हुआ सुबह के 5:30 बज रहे थे। अचानक उसका दिमाग टेरेस की तरफ गया तो बहराम की नींद उड़न सू हो गई। वो कमरे में मौजूद नहीं थी। क्या वो अभी तक रात से टेरेस में खड़ी थी? बहराम बेड से उठकर जल्दी से बाहर टेरेस में आया। हरम उसी पोजीशन में खड़ी सर्दी के बारिश बुरी तरह कांप रही थी। रात बरसने वाली बारिश की वजह से उसके कपड़े भी नम हो चुके थे। पतली सी शर्ट में उसको बुरी तरह कांपता हुआ देखकर बहराम को पेशवाई ने घेरा। क्या वो रात से इसी तरह खड़ी हुई थी? बहराम को रात में अपने सोने पर अफसोस हुआ और वो इसे कमरे में बुलाए बगैर ही सो गया। तुम रात की यहाँ खड़ी हो, तुम कमरे में क्यों नहीं आई? तुम? बहराम अपनी शर्मिंदगी छुपाए उल्टा हरम को डांटता हुआ उससे पूछने लगा। उसे अपनी गलती का एहसास था मगर वो अपनी गलती इस लड़की के सामने मानने के मूड में नहीं था। कैसे याद आती? आपने कहा था अगर मैं आप यहाँ से हिली तो आप मुझे उठाकर नीचे फेंक देंगी। इतनी ऊंचाई से मुझे डर लगता है। बोलते हुए हरम के नीले होंठ पड़ते होंठ भी कांप रहे थे। बहराम को उसकी हालत पर तरस आ गया। वो नरम पड़ता हुआ बोला, चलो कमरे में आ जाओ, यहाँ बहुत ठंड है। बहराम ने बोलते हुए आगे बढ़कर नरमी से हरम का हाथ थाम पकड़ा जो यख बरक हो रहा था। आपकी ठंड बहुत शदीद है, मुझे लग रहा है थोड़ी देर और गुजरती तो मैं ठंड से मर जाती। बहराम ने उसका हाथ पकड़ा तो हरम को ऐसी गर्माइश का एहसास हुआ जैसे उसके वजूद पर पड़ी बर्फ हल्की सी पिघली हो, लेकिन ठंड और बारिश ने मिलकर उसके हवास इतने सलब कर दिए थे। हरम ने अंदर कमरे में जाने के लिए अपने कदम बढ़ाए तो बेहोश होकर नीचे गिरने लगी, मगर इससे पहले बहराम ने इसे अपने मजबूत हिसार में ले लिया। क्या हुआ तुम्हें? लड़की आंखें खोलो। बहराम हरम के अचानक बेहोश होने पर बौखला गया। अपना एक बाजू उसके गिर लपेटा, हरम को सीने से लगाया, अपने दूसरे हाथ से हरम का गाल दबाने लगा। हरम के कपड़े अच्छे खासे नम थे और जिस्म बिल्कुल इसल पड़ा हुआ था। बहराम इसे अपने बाजू में उठाकर बेडरूम में ले आया। हरम को इस हालत में देखकर इसे बेहोश देखकर बहराम को चीखा। जिंदाबाद ने आगे रहा, हरम प्लीज़ अपनी आंखें खोलो। बेड पर हरम को लिटाने के बाद वो एक बार फिर हरम से इसके चेहरे पर झुकता हुआ बोला, मगर हरम बेसुध आंखें बंद किए लेटी रही। बहराम वार्डरोब से हरम के कपड़े निकाल कर ले आया। इसके नम कपड़े बदन से अलग करते वक्त भी वो बेसुध आंखें बंद किए हुई लेटी थी। इसका जिस्म बर्फ ईमान ठंडा पड़ा हुआ था। बहराम इतनी जल्दी ऐसा करने का इरादा तो नहीं रखता था, इसके बावजूद वो इसके जिस्म को गर्माइश फराहम करने के लिए अपनी शर्ट उतारने लगा। वो हरम के बेहोश वजूद पर मुकम्मल चुका हुआ अपने हाथों की हथेलियों से हरम के हाथों की हथेलियों को सहलाने लगा। ये अमल वो अपने पाँव से हरम के पाँव को सहलाते हुए कर रहा था जिससे हरम के ठंडे पड़े वजूद को गर्माइश मिले। हरम को गर्माइश देने के चक्कर में उसके अपने जज्बात बहने लगे जो इस पर अजीब सा नशा तारी होने लगा, जिसके सबब वो हरम की गर्दन पर झुकता हुआ अपने होंठ हरम की गर्दन पर रख चुका था। उसकी गर्दन को अपने होंठों से मस करता हुआ वो मजीद नीचे झुका, उसके जिस्म के नरमाहट को महसूस करता हुआ उसके जिस्म की खुशबू अपने अंदर उतारने लगा। बहराम के जज्बात मुकम्मल तौर पर उसके दिल और दिमाग पर हावी हो चुके थे। तो में सब इसने हरम के बेहोश वजूद में हल्की सी चंबश महसूस की। वो अपनी कलाइयों को बहराम के हाथों से आज़ाद करवाने के लिए बेहोशी में से ही एहतजाज करने लगी थी, जिस पर बहराम हरम की पकड़ी हुई कलाइयों को छोड़ता हुआ अपने दोनों हाथों को उसके बाजू पर फेरता हुआ हरम के कंधों से नीचे लाया, जबकि खुद वो इसके पेट ऊपर अपने होंठ रखता हुआ मुकम्मल तौर पर एहसास से बेगाना हो चुका था। ये वजूद इस वक्त शायद बहराम की तरफ बन चुका था। बहराम हरम की आवाज़ पर वो उठता हुआ हरम का चेहरा देखने लगा। हरम की आंखें भी बंद थी, लेकिन वो बेहोशी में भी बहराम के लम्स को महसूस करके बेचैन हो रही थी। बहराम ने एक बार फिर हरम को दोनों कलाइयों को थामा और मुकम्मल इस्तकाक से हरम के होंठों पर झुका। इसकी सांसें अपनी सांसों में मुंतकिल करता हुआ वो मजीद बहकने लगा। मदहोशी से उसकी अपनी आंखें बंद होने लगी। अचानक बंद आंखों के सामने जैसे एक पल का खून से भरा हुआ चेहरा उसे दिखाई दिया जो मकरूर मुस्कुराहट अपने चेहरे पर सजाए मुस्कुरा रही थी। वैसे ही बहराम ने हरम की कलाइयों को साथ किया और झटके से पीछे हटा। गहरी सांस भरते हुए वो हरम का चेहरा देखने लगा। ये तुम्हारा चेहरा कभी कभी मुझे जिस अंदाज में मुबला कर देता है तुम नहीं जानती, तुम कभी भी नहीं जान सकोगी। बहराम उस पर कंफर्टर डालता हुआ खुद अपनी शर्ट पहनने लगा। उसका दिमाग बार बार से समझा रहा था ये वो नहीं है जिसने तुम्हारे साथ धोखा किया है। ये लड़की मासूम है, बेकसूर है, मगर वो अपनी सोचों की नफी करता हुआ खुद कमरे से निकल कर टेरेस में चला गया। क्या मेरे बगैर ये मामला हल नहीं हो सकते? अगर इतना ही ज़रूरी है तो ये फाइल मेरे
मुझे मेरे फ्लैट तक पहुंचा दो और फिर फुर्सत में जुल्फी और उसके साथियों के खिलाफ पर्चा काटो। इस मामले में किसी के भी साथ किसी भी किस्म की नरमी और रियायत नहीं होनी चाहिए मेहरान। और जो कल मैंने तुम्हें मोबाइल नंबर सेंड किया था, फ़ौरन उसकी तमाम तफसीलात दो। हरम ने आहिस्ते से अपनी आंखें खोली तो इसने मेहरान को कमरे में चक्कर लगाते और मोबाइल पर बातें करते हुए देखा। वो खुद भी हरम को बेदार होता देख चुका था, इसलिए मोबाइल पर राब्ता मुनक़ता करता हुआ बेड के दाईं जानिब सोफे पर आकर बैठ गया। इसकी नज़रें हरम के चेहरे पर जमी हुई थी। हरम की आंख में ढेर सारी शिकायतें थी। बहराम जिनकी वजाहत देता हुआ बोला, मुझे खबर ही नहीं हुई, कल मेरी आंख लग गई थी। मगर तुमने भी तो बेवकूफ़ी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। इतनी देर तक सर्दी में फजूली करी रही, खुद कमरे में आकर मुझे चेक कर लेती। वो सारा मामला उसकी बीवी बेवकूफ़ी के सर करता हुआ खुद को बड़ी इल्ज़ाम ठहराने लगा, जिस पर हमको शदीद गुस्सा आया। वो अपना गुस्सा पीती हुई उठकर बैठने लगी तो बहराम अपनी जगह से उठकर हम के पास आता हुआ उसका तकिया दुरुस्त करता हुआ बैठने में उसकी मदद कर देने लगा। तो हरम की नज़र अपने कपड़ों पर पड़ी। वो पूरी आंखें फाड़ कर अपने कपड़ों के बाद बहराम को देखने लगी। बहराम उसके चेहरे के तासुरात से जान गया, इसलिए बेड पर हम के सामने बैठता हुआ बोला, तुम्हारा पूरा लिबास नम था, इसलिए मुझे तुम्हारा दूसरा लिबास तब्दील करना पड़ा। ऐसा करना इसलिए ज़रूरी था ताकि तुम्हें सर्दी ना पकड़े। बहराम उसका चेहरा देखता हुआ बोला, जो बुखार और शिरम की हिद्दत से सुर्ख हो चुका था। क्या सिर्फ उसके शोहर ने उसका लिबास तब्दील किया था या कुछ और भी? हरम अपने जहन पर जोर डालने लगी। फिर उसे मज़ीद कुछ याद आया। हरम को मज़ीद शर्मिंदगी ने घेरे में ले लिया। बहराम हरम के सामने बैठा उसके चेहरे के एक तासुर को देखने लगा जो उसे साफ पता दे रहे थे वो इस वक्त क्या सोच रही है। बहराम ने आहिस्ते से हरम को गोद में रखा हुआ उसका हाथ थामा, जो अब ठंडा नहीं था बल्कि बुखार की वजह से बुरी तरह जल रहा था। वैसा करना भी ज़रूरी था। मेरा मतलब है, तुम्हारी कंडीशन को देखकर मुझे लगा कि बहराम मज़ीद वजाहत देता हुआ बोला, मगर उसने अपनी बात अधूरी छोड़ी। हरम ने शिकवा भरी नज़र बहराम पर डालकर उससे अपना हाथ छुड़वा लिया। अगर तुम समझ रही हो मैंने तुम्हारी बेहोशी का फ़ायदा उठाया तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। अब वैसा भी कुछ नहीं हुआ। बहराम की बात पर मज़ीद हरम का चेहरा सुर्ख हुआ। मुझे मेरे चाचा के हाथ छोड़ आए, हरम से बहुत मुश्किल से बोला गया। उसका गला बैठ चुका था और आवाज़ भारी हो चुकी थी। किस लिए जाना है तुम्हें अपने चाचा के घर? जिया की सुबह से अब तक 3 बार कॉल लग चुकी है। तुम्हारी तबीयत का सुनकर उसने मुझे अब तक इतनी बातें सुना डाली। तुम्हारी खातिर आज मैं पुलिस स्टेशन नहीं गया, सिर्फ तुम्हारे लिए सुबह से यहाँ मौजूद हूँ। और तुम्हें अपने चाचा के यहाँ जाना है, खामोशी से यहीं रहो। वेजिटेबल सूप मैंने तुम्हारे लिए खुद बनाया है, लेकर आ रहा हूँ। उसे पीने के बाद मेडिसिन दूंगा। फिर तुम जिया से बात कर लेना ताकि उसे भी तुम्हारी बात सुनकर तसल्ली हो जाए। बहराम उससे दोस्ताना लहजे में बात करता हुआ बोला, शायद इस तरह वो अपने अंदर का गिल्ट ख़त्म कर रहा था। ना ही मुझे सूप पीना है, ना ही कोई मेडिसिन लेनी है, मुझे सिर्फ अपने चाचा के घर जाना है। बहराम का कल रात का रवैया याद करती उसके दोस्ताना लहजे को खातिर में ना लाती हुई दोबारा बोली तो हरम की बात सुनकर बहराम के माथे पर बल पड़ा। क्या तुमने अपने चाचा के घर जाने की रट लगा रखी है? तो तुम्हारी उस घर में हैसियत है, इससे अच्छी तरह वाकिफ़ हो गया हूँ मैं। वलीमे वाले दिन तुम्हारी चाची की बात सुनकर अपने सर से बोझ उतर जाने पर वो कैसे शुक्र अदा कर रही थी। बहराम सख्त लहजे में कहता हुआ बेड से उठा। आपकी नज़र में जो मेरी हैसियत है उसका अंदाज़ा भी मुझे कल रात अच्छी तरह हो गया है, बल्कि कल रात से ही क्यों, आपने तो शुरू दिन से ही मुझ पर मेरी हैसियत वाज़ेह कर दी थी। हरम दर्द चेहरे और नम आंखों से बहराम को देखती हुई बोली तो एक पल के लिए बहराम उसकी बात पर लाजवाब हो गया। मानने की नज़र से अच्छी ज़ुबान की तलक है, मगर दिल की इतनी भी बुरी नहीं है। हाँ, थोड़ी बेहिस हैं, अपने लफ्ज़ों से कभी कभी दिल दुखा जाती हैं और इन्हें एहसास भी नहीं होता। लेकिन आप तो पूरे के पूरे बेरहम हैं। दिल को दुखाने के साथ साथ आप दिल तोड़ने के फन से भी वाकिफ़ हैं और ये काम आप निहायत खूबसूरती से अंजाम देते हैं। अब अपने दिल की भड़ास निकालने के साथ मज़ीद आंसू बहाती हुई दिल का गुबार भी निकालने लगी तो बहराम चुप करके खड़ा हुआ इसे आंसू बहाता देखने लगा। हरम अपनी आंखों से आंसू पोंछती हुई मज़ीद बोली, अम्मी अब्बू के दुनिया से चले जाने के बाद मालूम हुआ असल दुनिया क्या है, रिश्तों की असल हकीकत का भी आपको तभी पता चलता है जब आपके माँ बाप दुनिया में नहीं रहते। मगर शौहर और बीवी के रिश्ते से बिल्कुल अनजान थी मैं। अपने अब्बू अम्मी को, खाला खालू को, चाचा चाची को हमेशा एक दूसरे की इज़्ज़त करते और कदर करते देखकर यही ज़हन में आता ये रिश्ता काफ़ी मोतबर होता है। मगर आपसे शादी के बाद आपने मुझे इस रिश्ते की अक्सर हकीकत बता दी। इज़्ज़त और कदर तो बहुत दूर की बात, आपने तो ज़रा लिहाज नहीं है। पूरी रात मैं बारिश और सर्दी में आपके खौफ से खड़ी रही। इस तरह का सलूक तो कभी नज़र चाची ने भी नहीं किया। मेरे साथ बोलते बोलते उसका गला दुखने लगा। रोने में शिद्दत से अंदाज़ा हुआ तो बहराम ने हरम की तरफ अपने कदम बढ़ाकर बेख्तियार से बाहों में लिया। सॉरी, रियल सॉरी। कल रात जो हुआ वो मेरे गुस्से का अमल था। आई प्रॉमिस मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था कि तुम सारी रात बाहर सर्दी में खड़ी रहती। बहराम बेड पर बैठी हुई हरम को बाहों में भरकर उससे मदद करने लगा जो रोने के साथ साथ उसकी बाजू में सिसक भी रही थी। क्यों अंदर लेकर आए आप? मुझे नफरत है ना आपको मेरे चेहरे से, तो वहीं सर्दी में मर जाने दिया होता। वो सिसकती हुई बोली तो बहराम ने उसे मजीद अपने बाजू में भर लिया। अच्छा रो मत, खामोश हो जाओ, पहले ही बुखार हो रहा है। अपने चाचा के घर जाना चाहती हो? कल तक तबीयत में बेहतरी आएगी तो मैं तुम्हारे चाचा के घर छोड़ आऊँगा।
बहराम اس کو پہلاتا ہوا بولا، چچا کے گھر جانے سے پہلے میں قبرستان جانا چاہتی ہوں، جانا چاہتی ہوں، امی ابو کی یاد آ رہی ہے بہت۔ حرم اپنے آنسو صاف کرتی ہوئی اس کے سامنے حصار سے نکلتی ہوئی بولی تو بہرام کو چہرہ دیکھتا ہوا بولا، ٹھیک ہے جہاں بولو گی میں ہی لے جاؤں گا، اب رو مت، میں سوپ لے کر آتا ہوں تمہارے لیے۔ بہرام اس کے آنسو صاف کرتا ہوا بولا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔